नमस्कार। जैसे कि आप सबको विदित है, आजकल पूरे हिमाचल में पंचायती राज इलेक्शंस का दौर जो है चल रहा है बड़े ज़ोर शोर से। और इस संदर्भ में सरकार के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा बहुत अफसरों की ड्यूटी जो है वो लग चुकी है एआरओ पद के ऊपर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पद के ऊपर। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उनके लिए बहुत सहायक होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में जो जानकारी दे रहा हूँ वो है आपका कंप्लीट शेड्यूल फॉर द एचपी पंचायती राज इलेक्शन। ये आपको अब तक मिल भी चुका होगा। ये बहुत सारे माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है या अखबारों के माध्यम से आपने पढ़ चुका होगा कि फाइल नॉमिनेशन का जो दिन निश्चित किया गया है वो है 31 दिसंबर 2020 से लेकर 2 जनवरी 2021। और समय एआरओ का बैठने का होगा पंचायती जो जहाँ जहाँ उनको नॉमिनेट किया गया है, स्थान जिस पंचायत में भेजा गया है उसके हेडक्वार्टर में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हर दिन आप वो बैठेंगे। क्या करेंगे उसके संदर्भ में बात करेंगे। स्क्रूटनाइज का जो तिथि निश्चित की गई वो है 4 जनवरी 2021 का दिन निश्चित किया गया है। और 10 बजे आप बैठेंगे और ऑन वर्ड्स का मतलब आप बैठे रहेंगे तब तक जब तक आपका पूरी तरह से स्क्रूटनाइज का मतलब हुआ कि जो नॉमिनेशन आपके आ चुके हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं। जो गलत है उनको रिजेक्ट भी करना है। तो ये सारा कार्य जो है आपका रहेगा 4 तारीख को। फिर उसके बाद जो है 6 तारीख को इंपॉर्टेंट कार्य रहेगा वो है विड्रॉल का। एक सीमा दी होती है, नॉमिनेशन जिन्होंने किया है वो वापस भी ले सकते हैं अपना नामांकन। तो ये 6 जनवरी का दिन निश्चित किया गया है और आपके बैठने का समय है 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। एग्जैक्टली 3 बजे के बाद अगर कोई विड्रॉल करने के लिए आता है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसी दिन आपकी एक और ड्यूटी, महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है कि जैसे ही आपका विड्रॉल होगा उसके बाद आपने जितने भी कैंडिडेट बचाते हैं उनकी लिस्ट तैयार करनी है और उस लिस्ट को आधार पर ही आपने जो है सिंबल जो है तैयार करने। इसके बारे में डिटेल में बाद में करेंगे। तो ये 6 तारीख का दोनों ही तरह का कार्य, विड्रॉल करना और फिर लिस्ट तैयार करना। और उसके पश्चात एक और काम रहता है वह है सिंबल अलॉट करना, जो चिन्ह है चुनाव चिन्ह वो भी अलॉट करना। ये 6 तारीख को ही होने वाला है आफ्टर द विड्रॉल, ठीक है। फिर उसके पश्चात जो है पोलिंग वुड बी हेल्ड इन 3 फेजेस के बारे में जानकारी आपको मिल चुकी होगी। डेट्स याद रखनी है, 17 को है, 19 को है और 21 तारीख को जो है 3 फेज में ये वोटिंग होने वाली है। और इस बार समय रहेगा 8 बजे से लेकर 4 बजे तक। ये बताना जरूरी है, 4 बजे तक। फिर आता है काउंटिंग जो रहेगी वार्ड वाइज और उप प्रधान की प्रधान की, ये ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर में ही होगी। आप पूछ लें कहाँ पर आपकी जो जगह है उस जगह के ऊपर ही आपने ये कार्य जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। और ये जो कंप्लीट करना है उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले मेंबर और फिर उप प्रधान फिर प्रधान। मतलब अगर आपके पास मान लो 4 वार्ड है मेंबर के, तो 4 वार्ड में से पहला वार्ड आपने जो है पहले काउंट करना है। फिर उसका जो है आपने रिजल्ट बताना है केवल मेंबर्स का। प्रधान और उप प्रधान की पर्ची आप जो है अलग छांट के अलग खाली जो पेटी होगी उसमें रखते चलेंगे और केवल जो मेंबर है उनके वोट काउंट करेंगे और रिजल्ट भी सुनाते चलेंगे। ये एआरओ का काम रहेगा। उसके बाद जैसे ही आपके 4 के 4 मेंबर जो आपके टोटल थे वार्ड वो खत्म होते उसके बाद आप उप प्रधान को पकड़ेंगे, फिर उसके बाद प्रधान को। तो रिजल्ट आप साथ साथ सुनाते। उप प्रधान के खत्म काउंट हुए तो उसके बाद आपने जो है वो विनिंग कैंडिडेट बताया और उसके बाद आपने प्रधान बताया और इस तरह से आपका उस दिन का कार्य जो है जो काउंटिंग का काम है वो खत्म होता है। फिर स्टेप बाय स्टेप जो ड्यूटीज़ अब बड़े डिटेल में हम जो है बात करेंगे। नंबर 1 हमने बात करी 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2021 तक का जो समय है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक आप बैठेंगे। किसके लिए? नॉमिनेशन फॉर्म आपने जो है वो लेने हैं। सबसे पहले आपने देने हैं फॉर्म। कौन कौन से फॉर्म आपने जो है जो कैंडिडेट खड़ने वाले हैं उनको जो प्रोवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले एनेक्सर जो है एनेक्सर जो है ये आपके हैंडबुक में दिया जा चुका है। आपने उसको डिटेल में स्टडी कर लें किस तरह का है। वैसे उसमें ज़्यादा कर क्या दिया है, क्रिमिनल हिस्ट्री अगर किसी की रही है तो उसके संबंध में पूरी हिस्ट्री जो है अपनी डिटेल देगा, या फिर जो है डिटेल्स ऑफ द इमूवेबल एसेट्स अगर है, ऐसी संपत्ति के संदर्भ में जो है वो जिनको इमूवेबल आया, जितना भी गोल्ड उनका पास है या कोई और चीज़ है, वो संपत्ति का ब्यौरा पूरा जो है कितना उसके है वो देगा। एनी ड्यूज ऑफ द बैंक ये भी बात करेगा, ये भी जो है उसी में आएगा। और चाइल्ड नॉर्म्स जो है ये डिलीट कर दिया गया है। 4th पार्ट जो है इसका कोई मतलब नहीं रहता है। और 5वां में आया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये नहीं रखी गई है लेकिन फिर भी अगर कोई क्वालिफाइड है मैट्रिक और उसके ऑनवर्ड्स हैं ये उसका हवाला भी इसमें देगा। तो मतलब पूरी तरह से जितना भी उसके संदर्भ में जो जानकारी है या उसके स्पाउस या उनके बच्चों के बारे में कितना उनके पास धन है, ये सारी जानकारी जो है वो इस एनेक्सर के जरिए जो है मिलने वाली है। और होता क्या है कि ग्राम पंचायत से बड़े इलेक्शंस होते हैं, चाहे समिति है, परिषद है या फिर जो है विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, उस समय जो ये जो नोटरी से जो है एफिडेविट बनकर आता है। लेकिन ग्राम पंचायत मेंबर्स प्रधान प्रधान के लिए ये एआरओ के ऊपर ही आ जाता है। तो उसी के ऊपर एक बड़ा दायित्व होता है। तो इसको बड़े ध्यान से आपने जो है पढ़ना है। आपने ही इसके ऊपर सिग्नेचर भी करने हैं। ऐसा अगर कोई नोटिस से ले आता है तो उसको भी अनएक्सेप्टेड नहीं करेंगे आप, उसको भी अपने पास रखेंगे, वो भी मान्य होगा। फॉर्म नंबर 18 जो है वो है नॉमिनेशन पेपर। इसके बारे में जो है मैं आगे ज़्यादा डिटेल में बताएगा। और इसके बाद जो है 18A फॉर्म होगा, ये नो ड्यू सर्टिफिकेट होगा। ये कंसर्न जो पंचायत होगी ये पहले वहाँ से लेंगे, कैंडिडेट जो अभ्यर्थी वहाँ से लेकर फिर इस फॉर्म को जो लेकर कहाँ जाएगा, बीडीओ ऑफिस में जाएगा। और वहाँ पे जो है बीडीओ ऑफिस में जाकर जो है उनके साइन होंगे, काउंटर साइन होंगे, इस प्रकार से वैलिड होगा। और यही आपने जो लेना है 18A। पहले आपने देने ही ये फॉर्म और फिर नॉमिनेशन के लिए जो देना चाहता है इन सभी फॉर्म को भर के आपके पास देगा। फॉर्म नंबर 25 है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन एजेंट है। ये विधानसभा के समय जो ज़्यादा यूज़ होता है, अभी कितना होगा ये भी आपने साथ में ले रखना है। और उसके पश्चात जो है एक और जरूर जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो है
इलेक्ट्रोल, उस पंचायती की इलेक्ट्रोल कॉपी आपके पास रहेगी, जिसमें यह तय होगा कि जो आपके अभ्यर्थी खड़ रहे हैं क्या वो उस इलेक्ट्रोल में उनका नाम दर्ज है। यदि दर्ज है तो ही वो मान्य होंगे, तभी आप उनको जो है ये फॉर्म जो है अवेल करेंगे। एक और फॉर्म बचाता है, आपने जो देना है वो है फॉर्म नंबर 19। ये क्या है, एक ओथ है जो संविधान के ऊपर जो है वो दी गई है, तो ये ओथ भी वो उसके ऊपर सिग्नेचर भी करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे 31 से लेकर आपने 2 तारीख तक जो है ये अवश्य अपने पास रखने, और ये आपने जो भी खड़ा होना चाहता है, जो आपसे मांगेगा वो आपने अपने पास नाम में भी उनके याद रखने की किसको आपने फॉर्म दिए, और ये डिटेल्स में आपने फॉर्म जो है वो लेने हैं 19 तक के। ठीक है, तो इस तरह से आपका एनेक्चर आ गया, 18 आ गया, 18A आ गया, और उसके बाद 19 आ गया। ये आपने जरूरी अपने पास दस्तावेज या फॉर्म्स रखने हैं। फिर एक और जरूरी चीज़ उस दिन आपको रखने के लिए वो है रिसिप्ट बुक। ये आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसमें जो है जो भी खड़ने वाले मेंबर हैं वो आपके सिक्योरिटी के तौर पर जो है क्या क्या सिक्योरिटी रहेगी। देखिए, मेंबर के लिए कोई खड़ा होता है तो 100 रुपये फीस जो जनरल कैंडिडेट के लिए की गई है, और आधी जो है जो वुमेन्स है, SC और ST कैंडिडेट है उनके लिए आधी कर दी गई है 50 रुपये। इसी तरह उप प्रधान की 150 से आधी है इनके लिए, जो वुमेन्स है, SC और ST है 75 रुपये। प्रधान के लिए 150 और इनके लिए हाफ कर दी गई है 75। तो ये फीस जो है रहेगी। तो जो रिसिप्ट बुक है वो आप उसके में लिखेंगे, एंट्रीज करेंगे, और आप उसको ये पर्ची भी देंगे। तो इस प्रकार से ये आपकी फीस जो है कट गई। फिर एक चीज़ और याद रखने वाली जो जरूरत है वो है कि मेक द नंबरिंग ऑन द राइट टॉप। पहले ये बड़ा जरूरी होता था, शायद अब ये जरूरी नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपका जब ये नॉमिनेशन फॉर्म देखा तो वहाँ पर ये डेट्स जो ऑलरेडी मेंशन की गई है, तो अब टॉप पे लिखने के लिए अपनी सुविधा के लिए आप लिख सकते हैं राइट कॉर्नर के ऊपर जो है कि आपको याद रहना चाहिए कि किस डेट को कौन कौन से फॉर्म जो है वो आए हैं, तो उसको सही तौर पर रखने के लिए जो है वो आपके लिए सही रहता है कि आपने राइट में लिखा। फिर कीप नॉमिनेशन पेपर ऑफिस वाइज, वार्ड वाइज। आपने इतनी फाइल अपने पास रखनी। अगर आपके पास जो है जो वार्ड हैं वो 7 हैं, तो 7 फाइल आपने अलग अलग जो है लगानी। ऑफिस वाइज का मतलब हुआ कि मेंबर के लिए अलग से, उप प्रधान के लिए अलग से, और प्रधान के लिए अलग से। तो अलग अलग फाइल जो है अपने लगानी है नॉमिनेशन फॉर्म रखने के लिए। टू प्रिपेयर एंड पब्लिश अ नोटिस ऑन नॉमिनेशन ऑफिस वाइज इन फॉर्म नंबर 20। याद रखना है ये फॉर्म नंबर 20 है। ये डेली बेसिस हर दिन आपको जो है लगाना पड़ेगा कि कितने लोगों ने, इसके ऊपर जानकारी क्या है कि आज किन किन ने जो है नॉमिनेशन फॉर्म आपका भरा, और उसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। और आपने अपनी एक कॉपी अपने पास रखनी है, और एक कॉपी आपने जो है वो डिस्प्ले करनी है हर दिन। याद रखना 31 से लेकर 2 तारीख तक आपने हर दिन ये कार्य करना है। जिस डेट को जितने नॉमिनेशन आएंगे वो आपने फॉर्म। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्म भी कर लेते हैं। देखिए 18 की बात करें हम, 18 जो फॉर्म है, एनेक्चर में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो आपकी हैंडबुक में है, उसको आप देख लेंगे। 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक ये जो फॉर्म है आप देंगे, और इनको वापस भी लेंगे। जो नामांकन भरेगा ये इस तरह से डिटेल दिया होता है। अगर किसी ने प्रधान करना तो इसको भरेगा, उप प्रधान तो केवल इसको भरेगा, अगर मेंबर है तो केवल इसको ही वो भरेगा। ये इस तरह से भरा जाएगा। और इसमें सबसे पहले जो देखेंगे आप नीचे दिएगा प्रस्तावक का नाम और हस्ताक्षर। जो प्रस्तावक होता है, प्रस्तावक की बात करें, जो उसको खड़ा करने वाला है, जिसको हम कहते हैं प्रपोजर। तो ये प्रपोजर जरूरी है, सबसे पहले उसी का ही इसके बारे में आएगा कि ये प्रपोजर जो है वो ये है मेरा नाम। जो प्रपोजर है उसकी बात करेगा, और यहाँ आएगा अभ्यर्थी। वो लिख रहा है, प्रपोजर ही लिख रहा है उसके बारे में कि वो कौन है, उसका पिता क्या है, उस संदर्भ में क्रम संख्या क्या है, मतलब जो आपने इलेक्ट्रोल उसमें उसकी संख्या क्या है, ये कौन कैन कर रहा है, ये कह रहा है प्रपोजर, तो उसके बारे में ये लिख रहा है। और उसके बाद वो हस्ताक्षर करेगा। और उसके बाद की जानकारी है वो जो कैंडिडेट जो है वो उसके बारे में, अपने बारे में जो है वो लिखेगा। ये कैंडिडेट के द्वारा है। अगर कोई जो है जाति से संबंधित है तो उसका प्रमाण पत्र भी जो है होना जरूरी है। अगर नहीं भी है तो इस संदर्भ में आप जो है अपने जो ट्रेनिंग है जहाँ हो रही है उनसे आप जरूर जो है वो तर्क वितर्क करें, जानकारी हासिल कर लें। क्योंकि अगर वाइड वो नहीं भी लगाता है तो बाद में कोई अगर ऐसा कैंडिडेट आता है, पकड़ा जाता है, तो वो काउंटर्स जो है वो हो सकता है, रिजेक्शन हो सकती है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता है, ऐसा अब तक देखा गया है। तो अभ्यर्थी के लिए जो है ये यहाँ पर साइन करना जो आवश्यक होगा। ये कब की बात करें हम, 31 दिसंबर लेकर 2 जनवरी तक जो है, क्योंकि ये बहुत लंबा है। जो नॉमिनेशन फॉर्म है काफ़ी लंबा है, तो केवल 31 तक यही भरा जाएगा। 31 में देखिए जो हमें कॉर्नर की बात कर रहा था वो अब यहीं पर इसी फॉर्म में दे दिया गया है कि नामांकन जो पत्र है वो कितने क्रम के ऊपर है। इससे पहले अगर पहला आया है, पहला ही आपके पास नॉमिनेशन, तो इसका क्रम जो है एक ही रहेगा। यह नामांकन प्रपत्र मुझे डैश अभ्यर्थी का नाम आप, या प्रस्तावक ने दिया तो प्रस्ताव को टिक करना है, उसका नाम लिखना है। प्रस्तावक मैं फिर से बोल रहा हूँ ये है प्रपोजर, तो प्रपोजर भी दे सकता है, और अभ्यर्थी भी नॉमिनेशन के तौर पर जो है वो आपके पास ये फॉर्म आ सकते हैं किसी भी माध्यम से। और स्थान किस स्थान के ऊपर दिया, जो पंचायत है उसका, और समय क्या रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस समय आया वही समय आपने नोट भी करना है, और तारीख भी बतानी है। और इस प्रकार से तारीख लिखकर आपने जो है अपने साइन करने हैं। ये रहेगा जब 31 से लेकर 2 जनवरी तक जो भी जिस समय आएगा वो आपने यहाँ पर डालना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जो है वो है आपका देखेंगे यहाँ पर नामांकन पत्र को मंजूर या नामंजूर, मतलब यह स्क्रूटनी का टाइम 4 तारीख का जो समय है वो आपने ये भरना है। अगर आपने इसको रिजेक्ट किया है तो आपने इसके साथ संलग्न एक और फॉर्म करना है, जिसके बारे में बात करूंगा। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि केवल आपने यहाँ पर रिजेक्टेड कर दिया और लिखा और बात खत्म होगी। अगर आपने इसको रिजेक्ट किया है तो आपको एक और फॉर्म इसके साथ संलग्न करना पड़ेगा, जिसके ऊपर में पूरी जानकारी उस संदर्भ में लिखना पड़ेगी कि ये रिजेक्ट क्यों हुआ। तो ये हर फॉर्म के ऊपर 4 तारीख को आप जो है साइन करेंगे। फिर उसके बाद जो है 6 तारीख जो है वो विड्रॉल लेने का टाइम है। तो ये विड्रॉल से संबंधित जो है वो लिखा गया है कि इन्होंने अस्वीकृत किया गया है और नहीं उसे अपनी
अभ्यर्थी वापस ली है, इसलिए इसे जो है डैश प्रतीक, जो जब सिंबल आप उसको देंगे तो यहाँ पर आप उसका दर्ज अवश्य करेंगे कौन सा सिंबल आपने दिया है। ये 6 तारीख का समय है, तो ये इस तरह से नॉमिनी का अभी भी ये लंबा है काफ़ी। यहाँ पर देखेंगे आप जो है ये इससे नीचे वाला हिस्सा है, ये आप जो है 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में जब भी अभ्यर्थी आएगा तो आपने जब उसको नोट कर लिया उसके बाद आपने ये रसीद के तौर पर उसे जो है देना है, रसीद के तौर पर उसे काट कर ये देना है, सौंपना होगा, प्रस्तुत करना होगा, व्यक्ति को देना होगा। फिर 18 का ये फॉर्म भी मैंने कहा कि आपने देना है उनको। ये किसके संदर्भ में? ये है देखिए डैश ग्राम पंचायत जो भी उसका एड्रेस है उस संदर्भ में, और ये है जिसकी बात मैं कर रहा था कि ये नो ड्यू सर्टिफिकेट है जो अटैचड होकर आएगा बीडीओ ऑफिस से, बीडीओ साहब इसके ऊपर साइन करेंगे और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और इस प्रकार से ये आपके पास आएगा। तो आपके पास काउंटर साइड होना इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है, स्टैंप होना बहुत ज़रूरी है। एक और फॉर्म है 19 जिसकी शपथ की बात कर रही थी। ये शपथ की जो है आप अपने पास ही करवाएंगे, अपने सामने करवाएंगे, लिखेंगे और आपके सामने जो है वो साइन भी करेगा, अगर पहले किए होंगे तब भी चल पड़ेगा। तो इसके अलावा अब प्रारूप 20 की बात, क्योंकि अभी तक हमने जो 20 तक की ही बात करी थी, प्रारूप 19 होगा, प्रारूप 19 और 20 क्या हुआ, नामांकन की सूचना। ये इस तरह से लिखा गया है, सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्वाचन के लिए निम्नलिखित नामांकन पत्र जो हर दिन आपको लगाना है, ये वो फॉर्म है। अब देखेंगे यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्स के में क्या है, अगर लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 अभ्यर्थियों के नाम आ सकते हैं और हो सकता है एक दिन में आपके पास कोई 10 आ गए। अब देखिए 10 व्यक्तियों के लिए तो आप नाम लिखते रहेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये डॉक्यूमेंट से बहुत छोटा है। तो इसलिए क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट जो है थोड़ा सा आपको अपने लेवल पे जो है बड़ा करके बनाना पड़ेगा, यही चीज़ें लिखना पड़ेगी और आप इसको बना पाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो आप जो है अपने जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगी है उनसे मांग कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए और इसको बढ़ा दिया जाए, ताकि आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी आएंगे बहुत ज़्यादा होंगे तो उस स्थिति में आप जो है इसको कैसे बढ़ाएंगे आगे, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपने हर दिन जो लगाना है कि किस दिन में कौन सी डेट में कितने जो है अभ्यर्थी या जो कैंडिडेट आए उनकी सूची रहेगी डिस्प्ले करने के लिए। एक और फॉर्म जो इलेक्शन एजेंट का अगर वो मांगेंगे तो वो भी आपने उनको प्रोवाइड करना है। अब आता है स्क्रूटनी का। 4 तारीख का जो समय रहेगा उस दिन आपने क्या करना है, यू मे प्रिपेयर रफ नोट्स इन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस विद रिगार्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर नॉमिनेशन। जब आप पढ़ेंगे नॉमिनेशन को तो हो सकता है क्योंकि आपको कोई चीज़ों की याद भी नहीं रहेगी, तो इसलिए हर एक नॉमिनेशन को आपने निकाला, कोई आपको वहाँ पर अटपटा सा लगता है, आपको नहीं समझ आती, तो उसको अपने रफ के ऊपर नोट कर लेना है, ताकि आपको बार बार उसको ना पढ़ना पड़े, कहाँ गलत है कहाँ मिस्टेक है वो। और बनाने के बाद अगर आपको उसके ऊपर डिसीजन के ऊपर नहीं पहुँच पाते हैं तो आपने आरओ को जरूर कंसल्ट करना है, उनसे आपने सलाह मशवरा जरूर करना है, क्योंकि किसी की रिजेक्ट जब आप करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है, उसके पीछे जो है आपके पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए। तो ये जरूर आपने नॉमिनेशन, और कहते जब भी नॉमिनेशन आता है उसके पश्चात अगर आपके पास खाली टाइम, तो उस खाली टाइम के दौरान आपने जरूर जो है फ्री टाइम में उसको पूरे नॉमिनेशन को भरना है, पढ़ना है, वो बहुत ज़रूरी है, खास तौर पर एनेक्चर को। वाइल एग्जामिनिंग द नॉमिनेशन पेपर नो अदर पर्सन, जिस दिन की बात करें, अब बात करते हैं हम 4 जनवरी 2021 का जो समय दिया गया है, 3 बजे तक का टाइम जो आपको दिया गया है, आपने क्या करना है, एग्जामिन करते हुए केवल आपके पास कैंडिडेट ही होने चाहिए, या उन द्वारा अथोराइज जो अगर विधानसभा का इलेक्शन होता है तो जो एजेंट होते हैं उनको भी बिठाया जा सकता था, और तीसरा आदमी कोई भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए स्क्रूटनी के टाइम। ये उस समय की बात हम कर रहे हैं 4 जनवरी की। और इन केस नॉमिनेशन पेपर इज़, यस मैं अभी थोड़ी देर पहला स्क्रूटनाइज का टाइम 3 बजे नहीं ऑनवर्ड्स है, मतलब जब तक स्क्रूटनी नहीं होगी तब तक आपने वहीं पर बैठे रहेंगे। इन केस नॉमिनेशन पेपर इज रिजेक्टेड द एआरओ शैल पास अ रीज़न देना पड़ेगा। मैंने कहा था रिजेक्टेड नहीं लिखेंगे, उसका रीज़न है, कारण देंगे, और उसका एक फॉर्म भी रहेगा, उसकी बात भी हम करेंगे। ये परफॉर्मा है, आप इसको बना लें या आप वहाँ से अवेल कर लें। ये परफॉर्मा दिया गया है कि किन बेस के ऊपर, यहाँ रीज़न आप देंगे, पहले ये सारी डिटेल है, कौन कौन सा है, क्या उसका नाम है, कहाँ से वो, ये एड्रेस है पूरी तरह से, और फिर रिजेक्शन किस वजह से आपने दी है वो यहाँ पर लिखेंगे, और इस तरह से आप अपना साइन करके जो है उसे ये लगा देंगे पेपर के साथ जो है कि किस कारण आपने इसका रिजेक्शन करी है। फिर आफ्टर दैट अ लिस्ट ऑफ द वैलिड नॉमिनेटेड, अब आपके पास रहेंगे वैलिड नॉमिनेटेड, जिनको आपने रिजेक्ट नहीं किया, अब आपके पास बच जाते हैं सारे के सारे जितने अभ्यर्थी, वो हो गए आपके नॉमिनेटेड, वो आपने तैयार करनी है पूरी तरह से। फॉर्म नंबर 21 की बात करें, और डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड, इसी तरह से जो 20 आप जहाँ पे लगाते हैं फॉर्म, उसी जगह के आपने 21 फॉर्म भी जो उस दिन लगाना है स्क्रूटनी के पश्चात, ताकि अभ्यर्थी को पता लगे कि कौन कौन से फॉर्म जो है वो एक्सेप्टेड हुए हैं, तो वो वहाँ पर पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से एक कॉपी अपने पास रखेंगे और एक आप अपने जो है वहाँ पर लगा देंगे, डिस्प्ले कर देनी है। और 21 फॉर्म किस तरह से रहेगा, ये इस तरह से रहेगा। देखिए अधिमान्य का मतलब होता है वैलिड, कुछ एक शब्द ऐसे तो हो सकता है आपको नहीं समझ आए, तो वैलिड बोर्ड जो है। अब यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पर भी क्या दिक्कत है कि यहाँ पर भी जो है केवल 4 ही हैं, हो सकता है बहुत कम है, हो सकता है ज़्यादा हुए हैं। तो इस तरह से आपने देख लेना कि अपनी व्यवस्था के अनुसार ये जो लिखा गया था, पिछले जो फॉर्म था जिसमें जो डेली के जो नॉमिनेशन होने हैं वहाँ पर जो स्पेस जो कम था, इसलिए आपने जरूर ख्याल रखना कि जहाँ भी स्पेस कम है उनको आपने खुद तैयार कर लेना है। उसके बाद विड्रॉल ऑफ द कैंडिडेट, 6 तारीख की हम बात कर रहे हैं कि विड्रॉ करने वाला जो दिन होगा उस दिन क्या रहेगा, ओनली 3%, केवल 3 जो लोग हैं वो अपना विड्रॉल ले सकते हैं। कैंडिडेट भी आ सकता है खुद,
अपने प्रपोजल को भी भेज सकता है, प्रपोजल के जरिए भी वापस हो सकता है, और इलेक्शन एजेंट के जरिए भी विधानसभा में इलेक्शन एजेंट भी जो उसके लिए जिम्मेदार रहता है वो भी इसे वापस ले सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी, लेकिन ख्याल रखना कि अपने कैंडिडेट का अपना जब भी नॉमिनेशन आता है उसका मोबाइल नंबर जरूर एंटर कीजिए, आप उससे जरूर फोन प्रपोजल आता है तो उससे जरूर कंसल्ट कीजिए कि सचमुच क्या वो वापस लेना चाह रहा है। तो इस प्रकार से आपने जो है वो ये कार्य करना है। फिर रिसीव नोटिस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द कैंडिडेट्स इन फॉर्म नंबर 22। केवल वो खाली पेज के ऊपर नहीं लेकर आएगा, आपके पास से ही फॉर्म नंबर 22 है वो आप उनको देंगे और वो भरवाया जाएगा उनसे पूरी तरह से कि विड्रॉल जो है वो ले रहा है, लिखित तौर पर उसके ऊपर सिग्नेचर है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और जैसे ही विड्रॉल कंप्लीट हो गया, 3 बजे खत्म हो जाएगा आपका विड्रॉल, उसके बाद कोई आता है तो आप ना फॉर्म नंबर 22 देंगे और ना ही एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो 3 बजे आपका कार्यवाही खत्म होगी। उसके बाद आपके और इंपॉर्टेंट कार्य, जैसे कि आपने क्या करना है, जो लिस्ट है जितने बच गए अब वो हैं कैंडिडेट जो अब लड़ने ही वाले हैं, अब उन पे कोई बैठने वाला नहीं है, तो अब उनकी लिस्ट तैयार करनी है और वो फॉर्म नंबर 23 रहेगा। और ये ऑफिस वाइज बनाना है, मतलब कि प्रधान के लिए अलग से, उप प्रधान के लिए अलग से और मेंबर के लिए अलग अलग से आपने ये बनाना है वार्ड वाइज। और इस प्रकार से इसकी एक कॉपी भी आपने जो है वो बाहर लगानी है। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स इन हिंदी देवनागरी। याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिंदी देवनागरी अ आ इ ई जो हमने पढ़ा है बचपन में, उसी हिसाब से आपने उनके जो नाम है अब वो उस लिस्ट में लिखने हैं। ऐसा नहीं कि जो आगे पीछे लिख दिया जैसे कि आप और दिनों में करते थे, जैसे आया जैसा कर दिया। अब 24 जो लगेगा वो ऑफिस वाइज भी लगेगा और कैसे लगेगा, अल्फाबेटिकली, मतलब देवनागरी स्क्रिप्ट के अनुसार जो है वो लगेगा। अलॉट, और उसके बाद अब आपने तैयार कर दिया उनका नाम जो है करे, इसके लिए होमवर्क आपने बड़े पहले से ही कर लेना है। लग जाता है पता है कि कौन रिजेक्शन होने वाला कौन नहीं करने वाला, उनको पहले ही लगा दीजिए। रिजेक्टेड हो जाएगा तो अपनी जगह से ही जाएगा नंबर और बाकी वैसे ही रह जाएंगे, तो इसलिए ये देवनागरी वाला काम आपने पहले ही कर रखना है। अब जो बच गए उनको आपने जो है कैंडिडेट्स को सिंबल भी देना है उसी दिन, सेम दिन, इसलिए 3 बजे का समय जो निर्धारित किया गया है। तो चुनाव चिन्ह देने हैं, लेकिन चुनाव चिन्ह के लिए याद रखना है कि बट रिमेंबर द कैंडिडेट्स विल हैव नो चॉइस ऑफ सिंबल, कि भाई मेरे को कार ही चाहिए, मेरे को छाता ही चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए कोई आपकी जो है चाह जो सिंबल की है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। आपको जैसे बोला गया है आपके किताब में, हैंडबुक में दिया गया है, वो मैं देने वाला हूँ। हैंडबुक में मेंबर्स के लिए निशान इस तरह से, जो पहला मेंबर आता है जिसका नाम जो देवनागरी के अनुसार जो पहला आता है उसको राइजिंग सन देंगे, फिर हॉकी बॉल देंगे, रेडियो देंगे। इस तरह से आपकी हैंडबुक में ये दे दिए गए हैं ऑलरेडी। उप प्रधान के लिए अलग से दिए गए हैं और प्रधान के लिए अलग से जो है वो चुनाव चिन्ह के निशान होंगे। जो पहले नंबर पर उसे लॉक एंड की दी जाएगा, सेकंड नंबर पर टेबल फैन, इस तरह से जो आगे जो है और भी दिए गए सोन तक। तो ये चुनाव चिन्ह आपने देने हैं 1 2 3 4 करके, जो पहले आते हैं उनको पहला नंबर, दूसरे वाले को दूसरा, तीसरे को तीसरा। ऐसा नहीं चॉइस की लो जी आप कार ले लो पहले वाले को फिर आप दूसरा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ये देवनागरी के जो है वो रहेगा इस तरह का जो आप देखेंगे। और किसका नाम जो है सबसे पहले आएगा, तो जैसे मान लो अमीषा है तो अमीषा जो कोई कैंडिडेट है तो अमीषा इसका मतलब उसका सबसे पहले ही आएगा। कई बार कई परिस्थितियाँ होती है, कईयों के बराबर ही एड्रेस हो जाता है, तो उस संदर्भ में जो है जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी देखी जाती है। अगर जो बड़ा है डेट ऑफ बर्थ में उसको पहला जो स्थान दिया जाता है, तो इस तरह का ये रहता है। अब आता है प्रारूप 22 की हमने बात करी। 22 अभ्यर्थी की वापसी की सूचना, जो विड्रॉल करेगा ये वो फॉर्म है जो उसको आपको देना है और वो आपने भरवाना है। इसमें एक शब्द आता है परिदत्त, परिदत्त का मतलब गिवन। मेरे कार्यालय में जो दिया गया है ये परिदत्त का मतलब होता है गिवन। तो इस तरह बहुत सारे एक वर्ड हैं जो आपको बड़ा करेंगे, थोड़ा दिक्कत करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये की सुविधा के लिए ये भी लिख दिया है। तो ये आप जो है वो उन्हें जो है भरवाएंगे और उसके बाद ये पर्ची के तौर पर उनको जो है वो वापस करेंगे, ये अपने पास आप रखेंगे। फिर फॉर्म नंबर 23 अभ्यर्थी की वापसी की सूचना। अब ये सूचना सभी को पता होना चाहिए कि किन किन्होंने जो है वो वापस ले लिया है। ये सबकी जो है आपने लगानी है इस तरह से और लिखना है उनको किन किन्होंने विड्रॉ किया है, और ये एक कॉपी आपने बाहर भी लगा देनी है। एक इसी तरह से 24 आता है निर्वाचन खड़ने वालों की अभ्यर्थियों की, ये है जो ऑफिस वाइज आपको तैयार करना पड़ेगी, प्रधान के लिए अलग से, उप प्रधान के लिए, वार्ड के लिए अलग से लगाना पड़ेगी। तो ये भी आपने डिस्प्ले जो है एक कॉपी जो है बाहर करनी है, तो उस दिन का काम बहुत ज़्यादा है। फिर आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट 1 कॉपी ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट शुड बी सेंट टू द आरओ ऑफिस। जो हमने 24 अगर अभी बात करी जो हमने तैयार करी है, ये 24 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, इसकी एक कॉपी इमीडिएटली आपको जो है आरओ को देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद उनको उनके नाम जो पता लगने चाहिए कि कौन कौन से जो है वो लड़ने वाला है और उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो ऑफिस करता है। तो इसलिए उनको ये जरूरी होना चाहिए। अब हो सकता है व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाए होंगे आपने वहाँ पर भी डाल सकते हैं, किस तरह से रहेगी वो आपको आरओ ऑफिस से ही आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आपने फॉर्म नंबर 26 अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग एजेंट, क्योंकि ये आपके पास रहेंगे जिस दिन पोलिंग होगी, कौन से एजेंट हैं वो आपको पता होना चाहिए, तो ये फॉर्म भी आप उनको अवेल करवाएंगे और आप अपने पास रखेंगे। और फॉर्म नंबर 27 भी आप जो है उनको देंगे, प्रोवाइड करेंगे और फिर वो आप लेंगे, क्योंकि शाम को जब काउंटिंग होगी तो काउंटिंग एजेंट भी आपको आवश्यकता होगी, तो ये भी आप फॉर्म उनको देंगे, ये भी आपके पास होने चाहिए और आप उसको सप्लाई करेंगे। इफ़ द इलेक्शन इज अनकाउंटेड, ऐसा भी होता है कंटेस्टेड कि चुनाव लड़ा नहीं गया है, एक ही वार्ड में केवल एक ही मेंबर खड़ा हुआ और वो उसके अगेंस्ट कोई भी खड़ा नहीं हुआ, तो ऐसे भी केस आपके उसमें आ सकते हैं। तो जब ऐसा हुआ तो आपने जो है उससे फॉर्म नंबर 28 भरवाना है, जो इसी संदर्भ में है कि यहाँ कोई नहीं था और इस कारण जो है ये विजयी रही, तो विजयी की घोषणा का जो है फॉर्म नंबर 28 उससे भरवाना है और इस प्रकार उसको विजयी घोषित करना है। फिर आफ्टर विड्रॉल
आरओ को आपने जो है वो जरूर जो आपने जो है वो बताना है इस संदर्भ में इन्फॉर्मेशन की कौन जो है वो फॉर्म नंबर 28 भरा गया तो कौन विजयी रहा, ये इन्फॉर्मेशन जरूर देनी है। फिर अब आता है प्रारूप 26 मतदाता अभिकर्ता की नियुक्ति। ये बड़े आसान है, बताने की आवश्यकता नहीं है। मतगणना के टाइम जो है इस तरह का जो है वो आपके पास आएगा फॉर्म भरकर, कौन लगा है उसकी जानकारी आपके पास रहनी चाहिए। और 28 रहेगा निर्विरोध, जिसकी हमने बात की, जो जिसके अंगेज कोई भी खड़ा नहीं हुआ, चाहे वो प्रधान हो वार्ड मेंबर हो, ऐसा फॉर्म जो उनका भरा जाएगा। और इस प्रकार से आपने ये फॉर्म अपने पास रखना है और एक कॉपी उनको देनी है। तो ये हो गया हमारा 28 फॉर्म तक हमने कंप्लीट किया। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ द बैलेट पेपर। ये अलग अलग जगह के ऊपर रहता है, क्योंकि इसका जो वीडियो ऑफिस है वो जिम्मेदार रहते हैं, ये लोग रहते हैं कि वो किसकी जो है वो ड्यूटीज लगा रहे हैं बैलेट पेपर लिखने के लिए। होता क्या है कि कई बार जो है जो उस पंचायत से संबंधित जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं या जो पीओ होते हैं, पोलिंग ऑफिसर होते हैं, कई बार उनको ही लगा दिया जाता है। और कई परिस्थितियों में क्या होता है कि दूसरे लोगों को हायर किया जाता है। तो होता क्या है, अगर दूसरे लोगों को हायर किया जाता है तो कई बार कार्य जो है, जो लिखने का काम है, वो बहुत मिस्टेक पूर्वक होता है, कई बार ब्लैंक भी छोड़ दिए जाते हैं। तो ऐसी गलतियां ना हो, इसलिए जो है सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी होती है, एआरओ की, क्योंकि एआरओ को अपने सामने ये काम करवाना होगा, उसको ये ड्यूटी दी जाती है। तो ज़रूर आपने जब ये लिखे जा रहे होते हैं पेपर, तो आपने बड़े ध्यान से इनको लिखवाना है, क्योंकि उस दिन जब आपके वोटिंग हो रही होती है उस दिन कोई गलती पाई गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इनको बड़े ढंग से आपने तैयार करवाना है, अपने नज़र में एआरओ की बड़ी ड्यूटी है। टू प्रिपेयर बैलेट पेपर्स फॉर द पोल एट रिस्पेक्टिव ब्लॉक हेडक्वार्टर्स। पर्चियों के जो इस बार जो कलर हैं वो थोड़ा बदल दिए गए हैं। ग्राम पंचायत मेंबर्स का जो है वो वाइट कर दिया गया है, प्रधान का येलो कर दिया गया है, प्रधान का जो है लाइट ग्रीन आएगा, मेंबर्स जो पीएस के लिए पिंक और जिला परिषद के जो लाइट ब्लू का जो है वो इस तरह का जो है वो पेपर आपके पास रहेंगे। क्योंकि आपने इनके भी जो है इलेक्शन साथ साथ में पर्चे पड़ेंगे, तो इसलिए बेहतर है कि आप कलर भी मालूम होना चाहिए कि किस तरह का मालूम जो पेपर जो रहेगा, बैलेट पेपर जो है किसका क्या रहेगा। याद रखना कि डोंट फॉरगेट टू राइट नोटा। नोटा भी एक जो है वो कैंडिडेट माना जाता है। तो हर एक पर्ची में जो भी बनेगा बैलेट पेपर जिसका भी बनेगा, अगर वार्ड मेंबर्स का बन रही है तो उसके अंत में अगर 4 आपके कैंडिडेट है तो 5वां जो कैंडिडेट बनेगा वहाँ पर नोटे की मोहर लगेगी। हो सकता है मोहर के तौर पर आपको दिया गया होगा या फिर आपको लिखना होगा। मोस्ट प्रॉब्ली होता है कि नोटा की एक मोहर आती है, उसके कैंडिडेट की जगह आपको जो है वो स्टैंप लगाना होगी, 5वां जो नाम होगा वो नोटा लिखा है। तो ये सभी पेपर में होना बहुत ज़रूरी है नोटा का। और ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर यदि किसी एआरओ में अगर कई बार ऐसा होता है कि जो ड्यूटीज़ जिनकी लगती है वो सेम पार्टी की होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो दायित्व उनको मालूम है कि हमारी ही ड्यूटी लगने वाली है, तो इसलिए जो पेपर है वो हमारे ही होंगे, तो बड़े अच्छे ढंग से उस कार्य को कर पाते हैं। तो इसलिए ये रिक्वेस्ट एक बूथ से आई थी, तब जाके मैंने ये लिखा था कि सेम पार्टी हो तो काम अच्छा होता है। फिर बढ़ते हैं आगे। अरेंजमेंट फॉर पोल 16, 18, 20 जनवरी 2021 ये वो डेट्स है एक दिन पहले, मतलब जो पोलिंग होने वाली है वो है 17, 19 और 21 को होने वाली है। एआरओ जो है वो अपने एक दिन पहले जो है वो अपने जो सेंटर हेडक्वार्टर है जो पंचायत है वहाँ पर जाएंगे और आपके हाथ से ही जो है वो ये इशू होंगे पेपर जो लिखे गए हैं, जो बैलेट पेपर बनाए गए हैं, वो आपने जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये जो बैलेट पेपर हैं वो देने हैं। अपने कन्वेंसेस के लिए आपने एक परफॉर्मा जो है तैयार करना है। वो इस तरह का आपने जो है वार्ड नंबर और नेम आप डालेंगे, कौन सा वार्ड नंबर है, किसको आप जो अलॉट कर रहे हैं, आप नाम क्या है, और नेम ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर और उनका अपने मोबाइल नंबर जरूर लिख लें। और बैलेट पेपर जो दिया है उसका सीरियल नंबर नोट कर लें, कहाँ से कहाँ तक जो है आपने सीरियल जो है वो दिए हैं उस वार्ड के, और नंबर ऑफ बंडल कितने बंडल थे, और सिग्नेचर उनके जरूर ले लें, ताकि ऐसा ना हो कि वो बीच में बोले कि जी आपने तो हमें कम दे दिए हैं, और फिर मुश्किल हो जाएगा आपको ये बताना कि नहीं मैंने तो आपको पूरा दे दिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि एआरओ अपने पास जो है एक डॉक्यूमेंट के तौर पर जो है वो इस तरह से परफॉर्मा तैयार कर ले पहले, और फिर उसी के बाद जो है उनको जो है एक एक करके दे। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़। फिर विजिट एवरी बूथ ऑफ योर पंचायत एंड टेक फुल शॉर्ट कमिंग ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द नेक्स्ट डे। अगले दिन की जो तैयारी है उसके बारे में आप जरूर जान लें कि क्या उन्होंने बूथ तैयार कर लिया है सही तरह से, कोई कमियां हैं तो उसको आप जरूर जो है दूर करें। ये भी एआरओ का काम रहेगा एक दिन पहले का। फिर अब आता है वो दिन जब आपकी वोटिंग होने वाली है, 17, 19 और 21 3 फेज़ में होने वाली है। उस दिन आपका क्या कार्य रहेगा, एआरओ जो है डू ऑल अरेंजमेंट इन ऑर्डर टू काउंटिंग वोट्स ऑफ द पंचायत एट द रिस्पेक्टिव बिल्डिंग ऑन वन रूम और हॉल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मालूम कि उस दिन अब आपके पास बैलेट पेपर आने वाले हैं वोट होने के बाद, और फिर काउंटिंग का काम जो है आपके सर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है। तो उसको बनाए रखने के लिए आपने उस पंचायत का जो निश्चित स्थान है वो एक कमरा ही होना चाहिए या एक हॉल होना चाहिए, दो जगह पर अलग अलग नहीं होगा, ये ध्यान रखना है पहली बात। दूसरा, असाइन द ड्यूटीज़ ऑफ द, ऐसा होता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है कई बार जो है पोलिंग ऑफिसर को जो अपने तौर पर ही छुट्टी दे देता है,
मुक्त कर देता है ड्यूटी से। ऐसा ना हो, आप सभी को अपने पास रख बुलाएं और फिर आप निश्चित करें कि किन किन की ड्यूटी जो है वो काउंटिंग पे ऊपर रहेगी और किन को छोड़ा जाएगा। तो ये ARO के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आसाइन आप ड्यूटी करेंगे। अरेंज द प्रॉपर सेटिंग ऑफ द काउंटिंग स्टाफ, कैंडिडेट एंड एजेंट। ये जरूरी है कि किस जगह के ऊपर आप सभी जो है काउंटिंग वाले बैठेंगे, कहाँ पे कैंडिडेट और एजेंट को आप बैठेंगे, एक निश्चित दूरी के ऊपर आप बैठाएंगे जहाँ की उनकी नज़र जो है वो पड़ती रहे कि जो आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि ऐसी जगह उनको बैठा दिया कि उनको ये कहना ये बाहर जाके नारे लगा दे कि जो हमें पता ही नहीं हुआ क्या इन लोगों ने क्या किया। तो इस तरह से उनको बैठाए, सेटिस्फैक्शन के साथ उनको हर चीज़ में सेटिस्फाई करवाएं, ये जरूरी है। तीसरा है अरेंज द बैलेट बॉक्सेस ऑफ मेंबर, उप प्रधान प्रधान इन वार्ड वाइज। जैसे आप होता क्या है कि कोई पहले आ जाता है, कोई बाद में आता है, लेकिन उसके बाद काउंटिंग से पहले आपने जो है मेंबर्स के वार्ड वाइज जो है वो लगा लेने हैं। ये जरूरी है, किन किन बूथ से आए हैं उन बूथों को अलग अलग करके आप जो है एक सीरियल में रख लेना है ताकि कोई गलती ना हो बाद में। और एक और ज़रूरी बात कि कोई भी कैंडिडेट्स या जो एजेंट अंदर जब काउंटिंग के समय आएंगे उनके पास कहीं भी मोबाइल नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सामान नहीं होना जिसके बारे वो सूचना लीक हो जाए। होता क्या है कि जब भी पंचायत के इलेक्शन होते हैं बहुत जगह लड़ाइयाँ होती है। वजह क्या होती है कि कहीं ना कहीं जो अंदर की खबर है वो बाहर पहुंचती है, और जब कोई भी खबर बाहर जाती है तो एक कान से दूसरे कान में पहुंच जाती है, उसका कुछ बात और ही हो जाती है। तो इस तरह का माहौल ना क्रिएट करें। बेहतर है कि उनके मोबाइल किसी के पास ना हो और उनको बाहर जाने की इजाज़त बिल्कुल भी ना दें किसी भी परिस्थिति में। ये अलग चीज़ है कि कहीं बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो उस स्थिति में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको ऐसी स्थिति में रखो कि वो बाहर कोई भी ना जाए। अब आता है हैंडेड ओवर ऑल द बॉक्सेस रिलेटेड टू द पंचायत समिति जिला परिषद टू द RO। रिसीव फॉर्म नंबर 27 अपॉइंटमेंट ऑफ द काउंटिंग एजेंट। ये आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, इसलिए उन लोगों को ही आप बैठाएंगे अंदर जिनके आपके पास जो है फॉर्म आ चुके हैं, सबमिट हो चुके हैं। ऑल द बैलेट पेपर इन ईच बॉक्स शैल बी टेकन आउट एंड द एम्प्टी बॉक्स बी शोन टू द कैंडिडेट। ये जरूरी है, उनकी सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है कि जितने भी बॉक्स हैं उनके ऊपर सील को दिखाना, और फिर जब सील तोड़ने के बाद बॉक्स से जितने भी जो वहाँ पर बैलेट पेपर है उनको बाहर निकालना और खाली को जो है उनको दिखाना कि देखिए अब एक भी उसमें नहीं बचा है। ये सेटिस्फाई होना बड़े ज़रूरी है। कौन? कैंडिडेट और जो अंदर एजेंट है वो बोलेंगे यस, तो आपने उनको साइड में रखना। इस प्रकार से काउंटिंग काम शुरू आपने करना है। लेकिन जैसे ही वार्ड मान लीजिए एक आपने शुरू किया तो उसमें क्या होंगे, प्रधान और उप प्रधान के भी वोट शामिल होंगे या बैलेट पेपर शामिल होंगे। उनको आपने अलग से जो है छांट कर जो है वो अलग पेटी में रखना है, क्योंकि ये काम जो है आपका बाद में रहेगा। उप प्रधान का जो है वो मेंबर के बाद काउंटिंग होगी और प्रधान की उसके बाद काउंटिंग। तो इनको अलग से आप जो है वो रख लें, लेकिन पहले आपने मेंबर के जो है वो काउंट करने। ये अलग चीज़ है कि जब अभी पेटी खोलेंगे तो आपने उनका मिलान जो है जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर डायरी के साथ जरूर कर लें। कितने वोट हुए थे, क्या उतने ही कास्ट हुए हैं, ये आपने जरूर प्रधान, उप प्रधान और कैंडिडेट जो मेंबर है उनको मिला के आपने जो देख लेने क्या उतनी काउंटिंग हुई है, उतने वोट जो है उसमें बैलेट पेपर हैं उसमें, तो ये जरूर आपने जरूर कर लेना है। और इस प्रकार से ये आगे बढ़ते हुए एक और अपनी सुविधा के लिए होता क्या है कि हम जब काम कर रहे हैं तो एक ARO अपने पास एक ऐसे व्यक्ति को ज़रूर रखें जो इस काम में बहुत अच्छा है, लिखने का काम या इधर उधर नज़र रखने का काम। होता क्या है कि जब भी किसी पार्टी कोई भी आपके पास आती है, किसी भी बूथ की पार्टी आती है, आपने उनको ही अपने वहाँ काउंटिंग के ऊपर लगाया हुआ है। तो कई बार ऐसा देखने में आया है कि कहीं एक आधा मिसप्लेस हो गया है, बैलेट पेपर हो सकता हो किसी जिला परिषद में चला है, कुछ हो गया, उस गलती को छिपाने में वो सही जानकारी आपके पास नहीं देते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उसकी जब भी गिनती हो रही है तो एक आधा अगर मिस्टेक है तो उसको नहीं ठीक है, काउंट है, कंप्लीटेड है। तो ऐसी जानकारियां जो है वो छिपाने में जो है वो आप फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप उसको कहाँ से पूरा करेंगे। तो बेहतर है एक व्यक्ति ऐसा रखें जो हर तरह से निगरानी जो रखे, और इस तरह की पर्ची आप जरूर बना लें क्योंकि ये बड़ा हेल्पफुल होगा। वार्ड, जैसे एक वार्ड आती है तो एक वार्ड का नंबर हो गया, कितने कैंडिडेट, मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं, उनके नाम आप पहले लिख रखिए और उनको कितने कितने वोट पड़े उनके बारे में आप पहले लिख दीजिएगा, बाद में आप लिखेंगे जो हेल्प पड़ेगे आपको। इस पर ADC भी शामिल, ADC तो नहीं होगा क्योंकि ये होता है विधानसभा में। अब जो पोलिंग के तौर पर जो है आपको ये चीज़ नहीं आने वाली है। रिजेक्टेड वोट कितने हुए, रिजेक्टेड के बारे में हम बाद में बात करेंगे, रिजेक्शन किस मायने में आप करेंगे, वो कितने वोट रहे, और नोटा कितना जो है वो नोटा को पड़ा। ठीक है, नोटा को भी जाएंगे क्योंकि वो भी अंतिम जो है आपका कैंडिडेट रहेगा, उसको कितने पड़े, ये तीनों संख्याएं आपने जो है वहाँ पर लिखनी है और टोटल आगे फिर तीनों को मिलाकर यहाँ पर। और विनिंग मार्जिन जो है, कितना मार्जिन से जो जीतने वाला है उसको कितने अधिक वोट पड़े वो लिखना है। और ये पर्ची आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। आपका ये रफ वर्क है लेकिन यही से फेयर आपके कागज़ बनेंगे और इसी से आप रिजल्ट सुनाने के लिए सुविधा भी रहेगी। तो इसी प्रकार से आपने पर्ची प्रधान उप प्रधान की बना के रखनी है सबकी, ताकि आपको इमीडिएटली ये आपका साथ देंगी ये पर्ची। फिर आता है फर्स्ट काउंटिंग फॉर द वार्ड मेंबर, देन उप प्रधान और फिर प्रधान की बात करेंगे, हो चुकी है। प्रिपेयर रिजल्ट सीट ऑफ द वार्ड मेंबर इन फॉर्म नंबर 32 और जो रिटर्न टू इलेक्शन होगा 33। देखिए ये है 32 और 33 फॉर्म, ये वार्ड मेंबर्स के लिए बना है। जब भी आप काउंट कर लिए, अब काउंट करने के बाद जो क्या क्या रहा, ये सारा का सारा उन पर्चियों के संदर्भ में या उन जो वोट आपने गिनती करे उनके संदर्भ में ही ये सारी चीज़ें आती है। ये अभ्यर्थियों के नाम आएंगे और उनके ऊपर कितने कितने मत उनको पड़े इनके बारे में आएंगे।
विधि मान्य मतों की कुल संख्या, जो वैलिड वोट जो पड़े वो कितने थे, असंविकृत मतलब रिजेक्टेड कितने हुए, नोटा को कितने पड़े, और इन तीनों को मिलाकर जो है वो पड़े, टोटल जितने उसमें थे पेटी में मत वो लिखेंगे आप यहाँ पर। और निविदित का मतलब है टेंडर वोट भी कई बार हो जाता है, तो टेंडर वोटों की यहाँ संख्या भी आपने लिखनी है, क्योंकि ये इसमें शामिल नहीं है, यहाँ आप लिखेंगे। और यहाँ टिप्पणी अगर कोई आपको लिखना पड़े तो आप वो भी लिखेंगे। गणना का स्थान, जो पंचायत है उसका नाम, तारीख लिखनी है। और ये केवल जो किसके बारे में कि इतने वोट थे, इतने इतने किसी को पड़े, ये रिजल्ट शीट, ये आपकी रिजल्ट शीट तैयार हुई, जो मैंने एक आपको रफ स्केच दिया था उसी संदर्भ में ये है, और उसी से आपने इसको फेयर करना है। फिर 33 है कि अब आपने जो है कर लिया और यहाँ पर देखा आपने कि ये विजयी रहा छठा, तो उसी संदर्भ में यहाँ पर जो है दी गई है ये जानकारी जो है कि किस अभ्यर्थी को आपने जो है क्रम संख्या दी गई, अभ्यर्थी का नाम दिया है, और अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए जो विधि मान्य मत थे, वैलिड जो वोट है वो कितने थे वो आपने लिखने हैं, और विधि मान्य मतों की कुल संख्या कितनी है, अविधि मान्य कितनी है, नोटा की कितनी है, और डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी हुई, ये सारा लिखनी है। और फिर यहाँ पर आएगा उसका नाम जिसको आपने जो है घोषित किया कि वो जीत चुका है ये इस इलेक्शन को, तो ये उसका नाम आएगा। तो इस प्रकार से ये हुआ उसकी घोषणा पत्र की, वो जीत चुका है। अब आता है इसी प्रकार से प्रधान के लिए भी और उप प्रधान के लिए ये 34 और 35 दोनों फॉर्म आपने भरने हैं, तो 34-35 प्रधान और उप प्रधान के लिए दोनों के लिए। फिर आता है रिजेक्शन ऑफ द बैलेट पेपर, कि आपने किन बैलेट पेपर को जो रिजेक्ट करना है उसके पीछे कारण क्या रहेंगे। पहले, इट बियर्स एनी मार्क्स ऑफ राइटिंग बाय विच द वोटर कैन बी आइडेंटिफाइड। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि जिसने वोट डाला है उसकी आइडेंटिटी तो नहीं हो जाती है, हो सकता है उसने कहीं अपना नाम तो नहीं लिख दिया है, या उसने कोई अपना सिग्नेचर, फुल सिग्नेचर, पूरा नाम तो नहीं लिख दिया है जिससे उसका आइडेंटिटी, उसने अपना फ़ोन नंबर तो नहीं लिख दिया, या कोई थंब इंप्रेशन तो नहीं दे दिया है। तो इस प्रकार से ऐसे जो भी बैलेट पेपर होंगे उन सभी को आप रिजेक्ट करेंगे। फिर दूसरा, इट हैज़ बिन सो डैमेज्ड, कि ऐसा बहुत रेयर में देखने को मिलता है, ऐसा होता नहीं है कि वो इतना डैमेज कर दिया गया है तो उसकी आपको जो है वो पहचान नहीं है, तब आपने उसको रिजेक्ट करना है। या फिर इट हैज़ नॉट बीन मार्क्ड और साइंड बाय द प्रेजाइडिंग ऑफिसर। देखिए, जितने भी बैलेट पेपर होते हैं उनके ऊपर प्रेजाइडिंग ऑफिसर के साइन रहते हैं, साइन करना पड़ते हैं एक दिन पहले, या उस टाइम जब आपका पोलिंग हो रहा है हर एक बैलेट पेपर के ऊपर साइन होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि बिना ही साइन किए हुए वो जो पेपर है वो आ गया है और उसका सीरियल भी नहीं मैच नहीं कर रहा है, या उसका रंग भी कुछ अलग है, तो ऐसे को भी रिजेक्ट आप करेंगे। फिर नो मार्किंग, ब्लैंक, कोई भी मार्किंग नहीं है, उसने लिया और खाली छोड़ दिया, उसके ऊपर कोई स्टैंप ही नहीं लगाई, जो मार्क है जो वोट की वो भी नहीं है, तो ऐसे को भी आप रिजेक्ट करेंगे। या मल्टीपल वोटिंग, उसने एक के बजाय उसने बहुतों को ऊपर स्टैंप लगा दी है, वोट दे दिए हैं, तो वो भी रिजेक्ट होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपके जो है हैंडबुक में दी गई है, कि उसने जो सील लगाई वो ऐसी जगह पर लगाई कि आधी सील जो है ऊपर के नाम पे जा रही है और आधी सील जो नीचे वाले चुनाव चिन्ह के ऊपर लग रही है। कुर्सी के ऊपर जो आधी चलेगी, आधी जो नीचे जो है की लॉक के ऊपर चली गई है। तो जब ऐसी स्थितियाँ भी आती है, बराबर की होती है, तो वहाँ पर किसी को भी सेटिस्फाई किया जाना मुश्किल हो जाता है। दोनों बोलेंगे ना मेरा, इसलिए बेहतर होता है कि उसको रिजेक्ट कर दें। एक और होता है कि जो सील लगी है वो ज़्यादा हिस्सा उसका ऊपर वाले में है और नीचे वाला हिस्सा है वो छोटा है, तो उस स्थिति में जो ऊपर जो बड़ा वाला हिस्सा है जिसकी तरफ है उसको जो है वो दर्शाई जाती है, ये भी ख्याल रखना है। और भी आपको उसमें दिए गए हैं कि मान लीजिए उसने जो है जिस चुनाव चिन्ह के ऊपर निशान लगाया वहाँ इंप्रेशन उसे लगा दिया, तो जब उसको फोल्ड किया जाता है तो उसका इंप्रेशन जो है वो दूसरी साइड उसके नाम के ऊपर लग जाता है कई बार, इंक ज़्यादा होने के कारण। तो वो भी आपने देखना, अगर वही जाकर जो उसी पर लगा है तो बात एक ही है, यहाँ नाम लिखा है उसका, यहाँ पर उसका सिंबल है, तो वो भी रिजेक्ट नहीं करना, वो सही है। लेकिन कई बार किया उसने गलती से क्या किया, उसने ऐसे फोल्ड ना करके उसे नीचे की तरफ को फोल्ड कर दिया, तो जो यहाँ का इंप्रेशन है वो चला गया नीचे को। तो लेकिन आप देखेंगे उसको बड़े ध्यान से देखेंगे, उसका जो ठप्पा है उसका उल्टे वाला जो है हिस्सा उल्टा करके जब वो लगेगा तो इंप्रेशन लग जाएगा कि ये सही है, ये इसका उल्टा इंप्रेशन है। तो लेकिन इस परिस्थिति में क्या करना है कि आपको दर्शाना पड़ेगा, उन दो के बीच में जो है वो बोलना पड़ेगा, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब जाके उसको आपने जो है एक्सेप्ट करना, नहीं तो वो रिजेक्ट माना जाएगा। तो ये आपने ख्याल रखना है कि रिजेक्ट आपने बैलेट पेपर किन किन को करना है। टिक मार्क भी होता है कई बार। टिक मार्क मतलब उसने जो आपने दिया था स्टैंप वो नहीं लगाई, आपने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया टिक कर दिया वाली इस तरह से, तो ये गलत रहेगा, तो ये ऐसे भी आपने रिजेक्शन करनी है। रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स, इसके बारे में बहुत सारी जो है रहते हैं कि कई बार क्या होता है कि डिफरेंस बहुत कम होता है, बहुत कम मार्जिन होता है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है जो एआरओ होता है वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए या कि कंफर्म करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने गलत काउंट किया, तो इसलिए थोड़ा सा रहता है, उसको इच्छा को पूरा करने के लिए वो फिर से बोल देता है कि प्लीज़ फिर से देखिए सही है हमारी काउंटिंग की नहीं। अब उसने देख लिया कि उतना ही मार्जिन है, तो क्या होता है कि कई बार जो वहाँ कैंडिडेट बैठे हैं स्थिति में उनका हेल्प लेना बड़ा जरूरी होता है कि देखिए जी आपका बहुत कम मार्जिन है, ये हमने कर लिया, ये है आपके सामने का, तो वो सेटिस्फाई तो आप रिजल्ट सुनाएंगे। यदि वो नहीं है, वो बोलते कि नहीं जी हमें तो एक बार फिर से जो काउंटिंग करनी है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में आप करेंगे, उनसे जो है वो हस्ताक्षरित तौर पर जो है आपने रिटर्न जो है आपका जो आग्रह है वो रिटर्न तौर पर उनसे लेंगे और तभी आपने जो है काउंटिंग फिर से करवानी है उनके सामने एक बार सिर्फ, और फिर उसके बाद जो है आपने रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है जी। अब आता है इक्वलिटी ऑफ वोट्स। ऐसी परिस्थिति भी आती है कि जो बराबर रहता है, वार्ड मेंबर में ज़्यादातर ये रहता है कि जो मेंबर को एक को भी जो है 71 पड़े, दूसरे को भी 71 पड़े बराबर, फिर से काउंट किया और फिर से देखा कि वो 71 है, सही है। अब क्या आता है ऐसी परिस्थिति में, क्या कहते हैं दोनों ही कैंडिडेट को जो है वो साथ में लिया जाता है,
उनकी देखरेख में ही ये सारा कार्य होता है। और क्या किया जाता है कि उनके नाम की 2 पर्चियाँ जो बनाई जाती हैं, ठीक है, 2 कैंडिडेट के बीच में टाई हुआ है, अब उनकी जो है पर्चियाँ बन के 2 बराबर की काटने की ख्याल रखना है कि उनकी आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, पेपर की आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, एक ही तरह का पेपर होना चाहिए, बराबर साइज़ होना चाहिए, और नाम लिखते हुए भी उनका जो इंप्रेशन दूसरी साइड नहीं होना चाहिए ताकि नज़र नहीं आना चाहिए उनका नाम। तो अब वो किया, और बराबर का आपने उनको जो है वो फोल्ड भी करना है, बराबर का, आइडेंटिटी किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। अब आपने उसको किसी जगह के ऊपर उसको या तो उसको किसी भी छोटा सा एक चाहे गिलास है कुछ और चीज़ है उसमें डाल के उसको रख दीजिए, दिखा दीजिए कि उसमें कोई और पर्ची नहीं, केवल 2 पर्ची हैं उनके सामने ही करवाना है, ये 2 कैंडिडेट के सामने। अब उनको बोलना कि भी कोई भी एक आपने कोई भी लेकर आइए, बच्चा लेकर आइए, बाहर से कोई भी लेकर आइए, आपको जो पसंद है उनको लेकर आइए, वो जो है पर्ची उठाएगा सहमति के साथ। अब जैसे ही कोई आया उसको बोला कि एक पर्ची उठाओ, वो एक पर्ची उठाएगा, और जो जिसका नाम होगा वो विनर होगा, एक वोट वो प्लस कर दिया जाएगा, लिखा जाएगा पूरी तरह से कि ये जो है एडिशन जो है वोट पड़ा किसके कारण, इक्वल होने के कारण, और इस तरह से उसको जो है विनिंग जो है घोषित किया जाएगा। ठीक है जी, ये हुआ इक्वल जब होगा। अब आता है लास्ट डे ऑफ द इलेक्शन ड्यूटी, और वो है 22 को आपने डिपॉजिट करना है। बहुत सारा सामान आपके पास रहेगा और ये आपको बता देंगे आर ओ साहब क्या क्या आपको करना है, किस तरह से करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपने रिसिप्ट लिया है, जो मनी आपने लिया है, उसको आपने वापस करना है, कि बहुतों को जो है वापस भी कर लिया जाता है। यदि आपने वापस कर दिया है तो याद रखना है वापस केवल उन लोगों को करना है जो जिनको मत ज़्यादा पड़े हैं, जिनको मत जो है कम पड़े हैं, कितना, जो वैलिड वोट का 1/6, याद रखना वैलिड वोट का 1/6 से भी कम जिसको वोट पड़े हैं उसको आप जो है वो पैसा नहीं देंगे। वो बोलते हैं जब्त हो गया, उनकी जो जमानत है वो जब्त होना बोलते हैं उसको, तो उनको पैसा वापस नहीं करेंगे। मोस्टली होता है कि सारे के सारे पैसे आप सीधे तौर पर जो है आके डिपॉजिट कर दें बीडीओ ऑफिस में, वो निपटते रहें कौन किसको देना है, तो इस प्रकार से। लेकिन वो पूरी जानकारी आपने जो है इस फॉर्म में भरनी है, रिसिप्ट के बारे में जानकारी रहेगी इसी फॉर्मेट के द्वारा, और ये जानकारी आपने और रिसिप्ट के पैसे के साथ आपने वो दे देना है। फिर आता है टू प्रिपेयर रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द मेंबर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेपर्स जो है वो आप उनकी गाइडलाइन के अनुसार जो है डिपॉजिट करें 22 तारीख को। ये आपका पूरा कार्य जो है वो रहेगा। तो आप कोरोना टाइम में जो है इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि किसी ने कहा है ग्रेट नेशन इज़ अ नेशन दैट रिस्पेक्ट द सर्विसेज ऑफ द हीरो, और मैं ये मानता हूँ कि आप सब भी हमारे लिए किसी हीरो से कम नहीं। देश के लोकतंत्र में आस्था रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही असली हीरो की पहचान है। आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको मेरी ओर से बहुत विशेष गुड विशेस।